नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर फेस्ट की हम क्लासें देख रहे थे, जिसके अंदर आज हमारी रहेगी इतिहास की क्लास नंबर 9, जिसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों जो मुगल और राजस्थान है उनके मध्य जो प्रतिरोध नीति है उसके अंदर हमारे 4 थे, उनमें दूसरा रहेगा हमारा महाराणा प्रताप व अकबर। दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि महाराणा प्रताप और जो अकबर है इनके मध्य प्रतिरोध कैसे रहा, कौन कौन से इनके मध्य युद्ध हुए, उन सब का अध्ययन आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। दोस्तों एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। जो भी साथी है जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें और जो नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक भी साथ में जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। सबसे पहले मित्रों हम आज की क्लास के अंदर महाराणा प्रताप का जो भी परिचय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अकबर के साथ जो युद्ध हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है या शासक रहे। दोस्तों बात करते हैं हम कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों जन्म हुआ कहां पर था, तो जन्म स्थान है जूनी कचेरी, बादल महल, कुंभलगढ़, राजसमंद, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल के अंदर जगह है जूनी कचेरी, वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंता बाई। दोस्तों जयवंता बाई है दोस्तों, ये थी पाली के जो अखेराज सोनगरा है उनकी पुत्री। पाली के शासक थे अखेराज सोनगरा, उनकी पुत्री थी जयवंता बाई। दोस्तों महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। महाराणा प्रताप की पत्नी का क्या नाम है, अजबदे पंवार। महाराणा प्रताप के पुत्र हुए अमर सिंह। दोस्तों आगे देखते हैं कि महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल व शक्ति सिंह। इनका आगे जब युद्ध होंगे तो जगमाल और शक्ति सिंह है, इनके बारे में भी बहुत जानकारी हमको मिलेगी, तो हम आगे इनके बारे में देखेंगे। एक बार जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वापस देख लें। महाराणा प्रताप के जन्म से क्वेश्चन आया हुआ है 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। जन्म स्थान है जूनी कचेरी, बादल महल, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ है आपके राजसमंद जिले के अंदर। महाराणा प्रताप यानी प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंता बाई। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आया है कि जयवंता बाई जो महाराणा प्रताप की क्या थी माता, वो किसकी पुत्री थी, तो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप में बन जाता है, तो ध्यान रखना। पाली के अखेराज सोनगरा की ये पुत्री थी। प्रताप की पत्नी थी अजबदे पंवार, पुत्र था अमर सिंह और भाई थे जगमाल व शक्ति थी सिंह। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रताप के घोड़े की, तो घोड़ा का नाम था चेतक, जो था मालानी नस्ल का। यह मालानी नस्ल है ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसकी नस्ल थी, तो मालानी नस्ल। दोस्तों बात करें हाथियों की, तो 2 हाथी थे, एक था राम प्रसाद और दूसरा था लूणा। तो महाराणा प्रताप के पास 2 हाथी, राम प्रसाद व लूणा। दोस्तों बात की जाए कि प्रताप का बचपन का नाम क्या है, तो प्रताप के बचपन का नाम था दोस्तों किक्का। क्या नाम था, किक्का। प्रताप के बचपन का नाम क्या है, किक्का है। दोस्तों महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ। जो महाराणा प्रताप है इनका बचपन, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो कहां पर बीता, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर। उदय सिंह ने अपनी बटियानी रानी, उदय सिंह कौन, महाराणा प्रताप के पिता, जिनकी रानियां थी बटियानी रानी, जो जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। जैसलमेर के राजा यानी राव थे लूणकरण, उनकी पुत्री थी बटियानी रानी, जिसका नाम था धीरबाई। के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने जो बटियानी रानी के पुत्र थे धीरबाई के, जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों कि सबसे पहले उदय सिंह के बाद मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन बना, तो बना था जगमाल, जो था दोस्तों उदय सिंह की जो रानी थी बटियानी रानी धीरबाई, उसका पुत्र था। दोस्तों अब मित्रों यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, यह चीज आपके सामने है, एक बार फिर इस चीज को हम देख लेते हैं। मित्रों देख लीजिए, यहां पे जो घोड़ा था प्रताप का उसका नाम चेतक था और मालानी नस्ल का था।
हाथी दो थे, एक का नाम था राम प्रसाद, दूसरे का नाम था लूणा। बचपन का नाम प्रताप का था किक्का, और महाराणा प्रताप का जो बचपन बीता है वो किस दुर्ग में बीता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता है। अब बात करते हैं यहां से जो चीज शुरू होती है, तो एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो उत्तराधिकारी बनाया गया वो बनाया गया दोस्तों उदय सिंह की जगह उदय सिंह ने उत्तराधिकारी बना दिया जगमाल को, जो भटियाणी रानी धीरबाई का क्या है? पुत्र है दोस्तों। अब देखिए यहां पे फिर क्या हो जाती है? उदय सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, होली के दिन गोगुंदा के अंदर। तो उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी में 28 फरवरी को ही, और उस दिन था होली का दिन दोस्तों। दाह संस्कार, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उदय सिंह की छतरी कहां पर है या उनका दाह संस्कार कहां पर किया गया? तो दाह संस्कार हुआ था इनका गोगुंदा के अंदर, और गोगुंदा में ही क्या बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है दोस्तों। यह चीज इंपॉर्टेंट है। अब मित्रों, जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है? जबकि उदय सिंह ने उत्तराधिकारी किसको बनाया है? जगमाल को बनाया है। यहां से देखिए, उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात राजपूत सरदारों की इच्छा अनुसार जगमाल को राजगद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाया गया। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो महाराणा प्रताप है ये जब शासक बने तो कैसे बने? सीधा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां से देखिए, जगमाल को कैसे? राजपूत सरदारों की इच्छा के द्वारा जगमाल को तो राजगद्दी से हटाया गया और प्रताप को राजगद्दी दी गई दोस्तों, जिसे मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की क्रांति कहते हैं। आया समझ में कि राजमहलों की क्रांति किन शासकों के मध्य हुई? जगमाल व प्रताप के मध्य हुई थी दोस्तों। तो ये आपको याद रखनी है कि मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की क्रांति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब यहां से क्या होता है कि जो जगमाल है उसको शासक बनना चाहता था, लेकिन उसको राजगद्दी से हटा दिया है। तो हटाते ही क्या होते हैं? नाराज होते हैं। तो जगमाल नाराज होकर क्या हो गया है? अकबर की सेवा में चला गया है। जैसे ही अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने उसको क्या कर दिया? जहाजपुर जो भीलवाड़ा में है कि जागीर किसको दे दी? जगमाल को दे दी। जगमाल को राजगद्दी से हटाया, वो अकबर के पास चला गया। अकबर ने उसको जहाजपुर की जागीर है दे दी दोस्तों। आगे देखिए, 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध सिरोटी में सिरोही के शासक राव सुल्तान के विरुद्ध लड़ते हुए जगमाल मारा गया। जगमाल कैसे मारा गया? दत्तानी के युद्ध के अंदर। यह चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह सिरोही के अंदर है दत्तानी, और दत्तानी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जगमाल और सिरोही के शासक राव सुल्तान के मध्य। तो राव सुल्तान और जगमाल के मध्य युद्ध हुआ। उसके अंदर 1583 दत्तानी के युद्ध के अंदर जगमाल, जिसको पहले राजगद्दी दी गई थी ना, वो वहां पर मारा गया। अब आगे देखिए, 28 फरवरी 1572, यह जानकारी जगमाल की दी है कि जगमाल कब मरा उसके बारे में। हम वापस चलते हैं 1572 में। तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा के पास महादेव बावड़ी पर किया गया। तो महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? गोगुंदा के अंदर। अब यहां पर बात आ जाती है कि दूसरा राज्याभिषेक कहां हुआ है? तो दूसरी बार जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ है वो कहां पर हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला भी पूछा जा सकता है, दूसरा राज्याभिषेक भी पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां पे देखिए, इस समय करसनदास चूड़ावत ने प्रताप की कमर पर कठार बांधी थी। जो राज्याभिषेक का होता है उसके अंदर जो सिस्टम रहता है उस हिसाब से कि प्रथम जब राज्याभिषेक प्रताप का हुआ उस समय उनकी कमर पर कटार किसने बांधी थी? तो ये याद रखना है, करसनदास चूड़ावत ने। किसने? करसनदास चूड़ावत ने। महाराणा प्रताप का दूसरी बार विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। पहला गोगुंदा, दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग का विधिवत राज्याभिषेक हुआ है, इस समारोह के अंदर मारवाड़ का जो राव चंद्रसेन है वो भी क्या था? उपस्थित था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं।
राज्याभिषेक के समय, यह इंपॉर्टेंट चीज है, राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप ने एक शपथ ली थी। कौन सी? जब तक मैं मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूं तब तक मैं आरामदायक बिस्तरों पर विश्राम नहीं करूंगा और न ही सोने चांदी के पात्रों में भोजन करूंगा। राज्याभिषेक जब हो रहा था उस समय वहां पर किसने शपथ लिए? महाराणा प्रताप ने, कि जब तक मुगलों से मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करवा लूंगा, ना तो मैं आरामदायक बिस्तरों पर आराम करूंगा और ना ही मैं सोने चांदी के पात्रों में भोजन करूंगा। दोस्तों, यह है प्रताप के बारे में उनका परिचय, उनकी जानकारी। दोस्तों, लेकिन मित्रों, अभी तक जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें और एक कमेंट करके मेरे को बता दें कि जिस प्रकार मैं नोट्सों से क्लासें लेकर आता हूं वो बेस्ट रहती है या टाइपिंग नोट्सों से जो क्लासें लेकर आऊं वो बेस्ट रहती है। ये सभी साथी जो देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। और मित्रों, जो आपका ये पीडीएफ आपको चाहिए, मेरे को पता है सभी को नोट्स बनाने हैं, तो जल्दी आपको ऐप के ऊपर ये सभी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर टॉपिक वाइज पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों, आगे चलते हैं और अब देखते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है वो अब आता है। दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर। दोस्तों, अब एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है और हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे और ये 4 जो दूत मंडल है ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, देखिए पहले देख ले कौन कौन से। जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। कौन कौन से भेजे गए? जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, 4 दूत मंडल भेजे गए। अब जलाल खां कोरची को भेजा था नवंबर 1572 को, मान सिंह को भेजा था जून 1573 को, भगवंत दास को सितंबर 1573 को और टोडरमल को दिसंबर 1573 को। एक जो जलाल खां है ये आया था 1572 में, बाकी 1573 के अंदर ही ये तीनों आए थे। दोस्तों, अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये है दोस्तों कि ये चारों के चारों दूत मंडल महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहे थे? असफल रहे थे, अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए महाराणा प्रताप से। दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लो इन चारों का क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीधा सन भी पूछा जा सकता है कि जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास दूत मंडल के रूप में अकबर ने कब भेजा? सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मान सिंह का, भगवंत दास का, टोडरमल का, चारों के नाम भी याद रखने क्योंकि कूट का क्वेश्चन सीधा बन सकता है यहां से। दूसरा यहां से कि इनमें से कौन सा दूत मंडल महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार के लिए नहीं भेजा गया? 3 तो ये दे देंगे और चौथा कोई एक्स्ट्रा नाम जोड़ देंगे, तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों ये चीज हो गई है, तो इसके बाद होता है आपके हल्दी घाटी का युद्ध। चलते हैं हल्दी घाटी के अंदर। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 18 जून 1576 को। थोड़ा सा ध्यान से रखना, इसके अंदर जो जानकारी है इतिहास के अंदर पहली लाइन में ले लिए मैंने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ है, क्योंकि जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो 18 जून 1576 को मिलता है और यही सही माना जाता है, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है ना, ये मानते हैं कि 21 जून 1576 को क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, हल्दी घाटी कहां स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। अब इसको हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? आपके भी एक मुद्दा बनता है। दोस्त देखिए, यहां की मिट्टी है ना हल्दी के समान पीली होने के कारण इसको हल्दी घाटी कहा गया है। जो मिट्टी का रंग है ना वो कैसा है? हल्दी के समान पीला लिए हुए, पीलापन लिए हुए है। दोस्तों, इसी वजह से हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है, इसी वजह से इसको हल्दी घाटी कहते हैं। दोस्तों, ये युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ। किसकी? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, जिसमें शाही सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। मान सिंह दोस्तों आया वापस, तो शाही सेना यानी अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह कर रहा है। यह मान सिंह का पहला स्वतंत्र अभियान था। यह क्वेश्चन बनता है मित्रों, मान सिंह का पहला स्वतंत्र अभियान कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं
हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के साथ कौन कौन था? देखिए, सैयद अहमद, सैयद हासिम हरावत जिसको कहते हैं, आसिफ खां, माधु सिंह, जगन्नाथ कच्छावा, मिहित्तर खां, अब्दुल कादिर बदायूनी आदि उपस्थित थे। तो ये थे दोस्तों मानसिंह के साथ। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के साथ है ये सैयद अहमद, सैयद हासिम, आसिफ खां, माधु सिंह, जगन्नाथ कच्छावा, मिहित्तर खां और अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों आगे देखिए, मान सिंह है जो 3 जून 1576 को अजमेर से रवाना हुआ तथा मांडलगढ़ होते हुए बनास नदी के किनारे पर स्थित मोलेला गांव जो राजसमंद जिले में आता है में शाही सेना का पड़ाव डाला। अजमेर से मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध के लिए कब रवाना हुआ था? 3 जून 1576 को। मांडलगढ़ होते हुए बनास नदी के किनारे जाकर इसने अपना पड़ाव कहां पर डाला? मोलेला गांव में। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर डाला है मान सिंह ने अपनी सेना का, शाही सेना का पड़ाव? मोलेला गांव में। यहां से देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। मान सिंह ने इस युद्ध की व्यू रचना मैगजीन दुर्ग है, अकबर का किला जो किसको कहते हैं, अजमेर में स्थित है, उसमें। तो यहां से क्वेश्चन आया है कि अकबर के किले में किस युद्ध की व्यू रचना बनाई गई? तो हल्दी घाटी के युद्ध की। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शाही सेना के हरावल, सेना का अग्रिम भाग, याद रखना हरावल होता है ना, उसको तो कहते हैं जो सेना का अगला भाग होता है, और चंद्रावल उसको कहते हैं जो सेना का पिछला भाग। जैसे कि यह सेना है हमारी, यह सेना है दोस्तों, तो हरावल ये इधर जा रही है, इसका मुंह इधर है, तो ये जो अगला भाग है ना, ये तो क्या होगा आपका? हरावल होगा। और ये जो पिछला भाग है ना आपका, ये होगा चंद्रावल। याद रखना दोस्तों। अब यहां पे जो अगला भाग है यानी हरावल है, उसका नेतृत्व तो कर रहा है सैयद हासिम, और जो चंद्रावल है उसका नेतृत्व कर रहा है मिहित्तर खां। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? सैयद हासिम ने, और चंद्रावल का नेतृत्व किया है मिहित्तर खान ने। दोस्तों आगे देखिए, प्रताप ने लोसिंग यानी लोहे सिंह नामक स्थान पर सेना का पड़ाव डाला। यह सेना आ गई है दोस्तों इधर से मोलेला, लेकिन जो प्रताप है वो भी सेना लेकर आ गया है। वो कहां पर पड़ाव डाल रहा है? लोहे सिंह के अंदर। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हाकिम खां सूर, और चंद्रावल का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? पूंजा भील कर रहा है। जिस प्रकार यहां पे शाही सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहा है सैयद हासिम, तो महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा है? हाकिम खां सूर। शाही सेना के चंद्रावल का नेतृत्व कर रहा है मिहित्तर खां, और प्रताप की सेना के चंद्रावल का नेतृत्व कर रहा है पूंजा भील। दोस्तों ये चारों चीजें आपके सामने रख दिया, आसानी से याद कर लो इनको। हाकिम खां सूर जो हरावल, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहा है, एकमात्र मुस्लिम सेनानायक था। किसकी सेना में? प्रताप की सेना में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहा था, एकमात्र मुस्लिम सेनानायक जो हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ा था। कौन? हाकिम खां सूर। तो बन गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हाकिम खां सूर का मकबरा। हाकिम खां सूर जो प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनानायक था का मकबरा है वो खमनोर राजसमंद में स्थित है। हाकिम खां सूर का मकबरा कहां पर है दोस्तों? खमनोर राजसमंद में। अब यहां से एक क्वेश्चन और देखिए, मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा हाकिम खां सूर अलंकरण राष्ट्रीय एकता के लिए दिया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा अलंकरण राष्ट्रीय एकता के लिए किसके स्मृति में दिया जाता है? हाकिम खां सूर में। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में अब प्रताप की ओर कौन कौन थे? हमने उधर मान सिंह की तरफ देख लिए कौन कौन थे, अब प्रताप की ओर कौन कौन हल्दी घाटी के युद्ध में वो देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध में सलुंबर का रावत कृष्णदास चूड़ावत, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, ग्वालियर का राम सिंह, और राम सिंह के तीनों पुत्र सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह।
हाकिम खां सूर, पुंजा भील, मानसिंह सोनगरा, मानसिंह नहीं है ये, मानसिंह सोनगरा अलग है दोस्तों ये, भामाशाह, ताराचंद, रामदास मेड़तिया, सादड़ी का जाला बिद्दा, डोडिया का भीम सिंह आदि महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ रहे थे दोस्तों। तो एक बार सभी मित्र स्क्रीनशॉट ले लें इनका और 2 या 3 बार इनको जरूर पढ़ लें, क्योंकि सीधा इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की ओर से, जब हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें जो महाराणा प्रताप है उसकी ओर नहीं था। इनमें से 3 दे देंगे और 1 अलग दे देंगे, तो ध्यान से एक बार पढ़ लेना। आगे चलते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी स्वयं उपस्थित था, जिसने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन बदायूनी ने किस ग्रंथ में किया है? मुंतखब उत तवारीख में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया बदायूनी ने दोस्तों। तो यह चीज भी याद रखनी है। आगे देखिए, युद्ध के मध्य में, युद्ध चालू हो गया, युद्ध के मध्य में महाराणा प्रताप ने हाथी पर बैठे, महाराणा प्रताप ने हाथी के ऊपर, मानसिंह किस पे था? हाथी पे था दोस्तों। हाथी पर बैठे मानसिंह पर पूरे जोर के साथ भाले से वार किया, लेकिन इस वार से बच गया और उसका मावत है वो मारा गया। जो हाथी को चलाने वाला होता है ना दोस्तों, उसको मावत कहते हैं। तो महाराणा प्रताप ने जब मानसिंह पर वार किया ना, तो मानसिंह तो बच गया, जबकि मावत जो हाथी को चला रहा था वो क्या, उसमें मारा गया दोस्तों। इस दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा है वो क्या हो गया? चेतक, घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। वो क्या हो गया? घायल हो गया, जिसके कारण उसे युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब महाराणा प्रताप चेतक घायल होने से युद्ध भूमि से बाहर चला गया है, तो मुकुट तो किसी को धारण करना ही पड़ेगा। तो मुकुट कौन लेता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सादड़ी के जाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप का राज मुकुट धारण किया और लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जाते हैं, तो उनका जो राज मुकुट है वो किसने धारण कर लिया है? सादड़ी के जाला बिद्दा ने दोस्तों। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे देखिए, और ये जो जाला विद्या है वो क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हल्दी घाटी के पास स्थित उदेनाला नामक स्थान पार करते समय चेतक की मृत्यु हो गई। अब यहां पे देखिए चेतक की मृत्यु कहां पर हुई है? चेतक की मृत्यु हुई है उदेनाला के पास, हल्दी घाटी के पास ही स्थित है उदेनाला नामक स्थान, वहां पर दोस्तों। यही उदेनाला पास स्थित बलिच्छा नामक स्थान पर चेतक की छतरी बनी हुई है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे साथी बलिच्छा को देखकर क्या करते हैं कि बलिच्छा में ही, बलिच्छा के पास स्थित है उदेनाला, वहां पर क्या हुई थी? चेतक की मृत्यु हुई थी। और छतरी कहां पर है? बलिच्छा में। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों। अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति किसके? रणछोड़ भट्ट की के अनुसार इसी समय राणा प्रताप के छोटे भाई, राणा प्रताप के छोटे भाई कौन है? शक्ति सिंह ने बड़े भाई से माफी मांगकर अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे दिया। आई ना दोस्तों, मैंने पहले बात की थी कि महाराणा प्रताप के भाई, उनके बारे में आगे आएगा दोस्तों। तो यहां से देखिए, जगमाल की पहले हमने बात कर ली, जगमाल की, तो अब आ गया दूसरा शक्ति सिंह दोस्तों। शक्ति सिंह जैसे ही वहां पर घोड़ा मारा गया, तो शक्ति सिंह है, इसने महाराणा प्रताप से पहले तो मांगी माफी और फिर क्या किया? अपना घोड़ा है वो महाराणा प्रताप को दे दिया दोस्तों। आगे देखिए, महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह के मिलन को गिरधर आसिया ने संगत सिंह रासो नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मेहतर खां ने अकबर के आगमन की झूठी अफवाह फैलाई थी। झूठी अफवाह से क्या है कि सैनिक है वो जोश में आगे, इस वजह से हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर खुद नहीं आए थे, लेकिन मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर है जो युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की विजय हुई, लेकिन वह महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के उद्देश्य में असफल रहा। मान सिंह है वो युद्ध तो जीत गया, लेकिन महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया।
आगे देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? अनिर्णायक युद्ध कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। जो शुरू में हमें अध्ययन किया था ना डेट को लेकर, वो ही गोपीनाथ शर्मा है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, राज प्रस्तुति में हल्दी घाटी युद्ध में विजेता महाराणा प्रताप को बताया गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हमने जो इतिहास देखा है, जो हमने पढ़ा है, उसके अनुसार महाराणा प्रताप हारा है, जबकि एक राज प्रशस्ति है उसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध का विजेता किसको बताया? यहाँ पे महाराणा प्रताप को बताया दोस्तों। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में देखते हैं। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ की थर्मोपली। अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह और बाग का युद्ध कहा है। तो ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा इनसे क्या बन सकता है? आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपली, अब्दुल कादिर बदायूनी गोगुंदा का युद्ध, अबुल फजल खबनौर का युद्ध, आदर्शी लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध। यह हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध को बनास, क्योंकि बनास नदी किनारे, तो बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। अब यह हाथियों का युद्ध क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। पहले ये याद रख लेना, बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से जो दो हाथी, महाराणा प्रताप के कौन से थे? राम प्रसाद व लूणा, दो हाथी थे। और अकबर की ओर से दो हाथी थे, एक था गजराज, दूसरा था गजमुक्ता। हाथियों के मध्य युद्ध हुआ। मतलब महाराणा प्रताप के राम प्रसाद व लूणा, अकबर के गजराज और गजमुक्ता, ये भी इस युद्ध में भाग ले रहे थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाथियों का युद्ध भी इसको कहा जाता है। कालांतर में राम प्रसाद मुगल सेना के हाथ लग गया। अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। जो प्रताप का है ना ये हाथी राम प्रसाद, ये क्या है? बाद में क्या लग गया? मुगल सेना के हाथ लग गया। तो मुगल यानी अकबर ने इसका नाम बदला और नाम कर दिया इसका पीर प्रसाद। राम प्रसाद का पीर प्रसाद नाम कर दिया है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे और यहां अपना व अपने सैनिकों का इलाज करवाया। क्योंकि सैनिक घायल, महाराणा प्रताप घायल, तो वो कहां की युद्ध के बाद वहां से निकले और कोल्यारी गांव पहुंच गए। कोल्यारी गांव में तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा प्रताप ने अपना या और अपने सैनिकों का इलाज कहां करवाया हल्दी घाटी के युद्ध के बाद? तो कोल्यारी गांव के अंदर दोस्तों। अब यहां पर हमने महाराणा प्रताप और अकबर के जो हाथी युद्ध में थे उनके बारे में देख लिया, लेकिन दो हाथियों के बारे में क्वेश्चन और बनते हैं, वो है अकबर और मान सिंह के हाथी। अकबर के गजमुक्ता और गजसिंह हमने ऊपर देखा, लेकिन अकबर का जो पर्सनल बोलते हैं ना, पर्सनल हाथी था जिसका नाम था हवाई, और मान सिंह का हाथी था उसका नाम था मर्दाना। ये दो हाथियों के नाम भी आपको याद रखने। आगे देखिए, अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई की। नवंबर 1576 में उदयपुर पर अधिकार कर उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। तो फिर क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें अधीनता स्वीकार नहीं करा पाए, तो उसके बाद अकबर खुद ने अक्टूबर 1576 में अजमेर से चढ़ाई मेवाड़ पे की और नवंबर 1576 में उदयपुर को जीत लिया और उदयपुर का नाम परिवर्तित कर दिया, नया नाम रख दिया मोहम्मदाबाद दोस्तों। क्या रखा? मोहम्मदाबाद। किसने? अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना सैनिक केंद्र बनाया। महाराणा प्रताप ने जो युद्ध हुआ है उसके बाद सैनिक केंद्र किसको बनाया है? सैनिक केंद्र बनाया है दोस्तों, वो बनाया है दोस्तों आपके कुंभलगढ़ को। वह अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन कर छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया। तो यहां से आप देखिए कि जो महाराणा प्रताप है वो अपने सैनिक के अंदर यानी सैनिक छावनी किसको बना रहे हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। और जो युद्ध नीति थी ना उसको भी क्या कर दिया? परिवर्तित, छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण करने लग गए। ये हो गया दोस्तों आपका कुंभलगढ़ से रिलेटेड, कुंभलगढ़ क्या, हल्दी घाटी से रिलेटेड। अब देखते हैं दोस्तों, बाद में अकबर ने
अभियान और भेजा था। अब अभियान कौन सा आ रहा है दोस्तों? अब अभियान आ रहा है शाहबाज खां का अभियान। किसका आ रहा है? शाहबाज खां का अभियान। ये क्या है दोस्तों? ये भी देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा है। शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 अभियान किए। ये शाहबाज खां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ सकता है एग्जाम में, 1 नंबर की बात है दोस्तों। यहां से शाहबाज खां महाराणा प्रताप के विरुद्ध कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अब ये 3 बार कब कब आया है ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, प्रथम बार आया है 15 अक्टूबर 1578 को। इसी आक्रमण के समय कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ के किले पर क्या कर लिया है? अधिकार। क्योंकि कुंभलगढ़ पर क्या कौन आ गया था? प्रताप। और वहां पर अपने सैनिक गतिविधियां उसने बढ़ा दी थी। लेकिन यहां पर 15 अक्टूबर 1578 को शाहबाज खां ने क्या कर लिया है? कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। दूसरा इसने आक्रमण किया था शाहबाज खां ने 15 दिसंबर 1578 को। तीसरा आक्रमण किया था 15 नवंबर 1579 को। ये तीनों अभियान उसके क्या रहे? असफल रहे। हां, कुंभलगढ़ इसने अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया दोस्तों। इसी बीच महाराणा प्रताप को मिल जाती है भामाशाह की सहायता। तो ये भामाशाह की सहायता क्या है, इसकी ओर चलते हैं। भामाशाह की भेंट दोस्तों, देखिए मित्रों, भामाशाह की भेंट के बारे में। भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति से प्रताप की सहायता की, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। जो भामाशाह है उसने सैनिकों की गतिविधि, उनका खाना खर्चा, हथियारों के लिए प्रताप की सहायता की। वो भी कौन सी संपत्ति? खुद की संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति से दोस्तों। इस वजह से भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा गया। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दोस्तों। यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। राजपूताना का कर्ण किसको कहा जाता है? राय सिंह को। और कलयुग का कर्ण कहा जाता है लूणकरण को। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेवाड़ का कर्ण भामाशाह, राजपूताना का कर्ण राय सिंह, कलयुग का कर्ण लूणकरण। भामाशाह है जो पाली जिले का रहने वाले थे और इनके पिता का नाम था भारमल और ये जाति से क्या थे? ओसवाल थे दोस्तों। यह है भामाशाह की भेंट। अब दोस्तों भामाशाह की भेंट हो गई है। भामाशाही भेंट होने के बाद दोस्तों आगे का युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। चलते हैं दिवेर के युद्ध की ओर। दिवेर का युद्ध दोस्तों, दिवेर का युद्ध हुआ 15 अक्टूबर 1582 को। दिवेर, पहले बात करें दिवेर है कहां पर? दिवेर राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर है? राजसमंद जिले में। यह युद्ध महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह व अकबर के चाचा सुल्तान खां के मध्य हुआ। जो दिवेर का युद्ध हुआ है ना मित्रों, ये किन किन के मध्य हुआ है? महाराणा प्रताप का पुत्र था, हमने शुरू में पढ़ा था, पुत्र का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह और अकबर का चाचा जिनका नाम क्या है? सुल्तान खां, उनके मध्य। इस युद्ध में अमर सिंह जीता, यानी महाराणा प्रताप की फिर यहां पर क्या हो गई है? जीत हो गई है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है दोस्तों। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड है दोस्तों, ये चावंड नहीं है, चावंड है दोस्तों, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। चावंड उदयपुर को अपना स्थायी निवास बनाया है। तो दोस्तों जैसे दिवेर का युद्ध होता है, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र को जीत मिलती है, तो उसके बाद महाराणा प्रताप है वो चावंड में अपना स्थायी निवास बना लेते हैं दोस्तों। चावंड लूणा चावंड्यस को पराजित करके प्राप्त किया था प्रताप ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है दोस्तों, चावंड 1585 ईस्वी में मेवाड़ की नई राजधानी बना। 1585 ईस्वी में चावंड है जो मेवाड़ की राजधानी बन गया है, जो अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की क्या रहा? राजधानी रहा दोस्तों। अगले 28 वर्षों तक, मतलब 1613 ईस्वी तक चावंड ही मेवाड़ की राजधानी रहा। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा। यह अभियान 1585 ईस्वी में हुआ, जो भी क्या रहा? आपका असफल रहा।
तो अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान है वो 1585 में हुआ था, लेकिन क्या रहा, असफल रहा। तो यहां से जो भी अभियान लेकर आया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अकबर है वो पीछा कैसे छोड़ते हैं अकबर का। कालांतर में सलीम का विद्रोह, यानी सलीम जो अकबर का पुत्र है उसने विद्रोह कर दिया। और दूसरा, राजधानी किसने परिवर्तन कर ली, अकबर ने। राजधानी परिवर्तन के कारण अकबर प्रताप की ओर ध्यान नहीं दे सका, मतलब जो प्रतिरोध था वो क्या है, यहां पर अपने आप खत्म हो गया है दोस्तों। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया। तो चावंड के अंदर जो चामुंडा माता का मंदिर है उसका निर्माण प्रताप ने कराया है। और यहां पर चावंड में महल भी बनवाए महाराणा प्रताप ने। यहीं से मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली के रूप में चावंड चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ है। अब दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली पढ़ा है, लेकिन चावंड चित्रशैली है जो यहां से उत्पन्न हो रही है अब दोस्तों प्रताप के समय से। तो देखते हैं चावंड चित्रशैली के बारे में। चावंड चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार है निसारुद्दीन। निसारुद्दीन कौन है, निसारुद्दीन चावंड चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार। चावंड चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है वो है ढोला मारू, जो 1592 के अंदर चित्रित किया गया है। शासक प्रताप उस समय दोस्तों। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गए। चावंड जो चित्रशैली है उसका प्रसिद्ध चित्रकार, दूसरा की जो चावंड चित्रशैली है उसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ढोला मारू। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय चावंड में व्यतीत किया। जो अंतिम समय है वो कहां पर बिता रहे हैं, चावंड के अंदर प्रताप दोस्तों। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय डोर के टूटने से प्रताप घायल हो गए और 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर में मृत्यु हो गई। जो धनुष होती है उसकी जो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो डोर टूट गई, डोर टूटने से उस डोर की प्रताप की लगी और प्रताप क्या हो गए, घायल हो गए। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप का दाह संस्कार बारडोली में किया गया और यहीं पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। तो महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां है मित्रों, बारडोली के अंदर। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां हुआ है, बारडोली के अंदर दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई है, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय डोर के टूटने से। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई, चावंड के अंदर दोस्तों। यह है दोस्तों आपकी। आगे देखिए दोस्तों, आगे है महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पूर्व चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ था उसमें चित्तौड़ और अगर मांडलगढ़ को छोड़ दे हम तो बाकी पर सब पर अधिकार किसका था, प्रताप का था। महाराणा प्रताप को भाई शक्ति सिंह ने नीले घोड़ेरा असवार कहा है। तो नीले घोड़ेरा असवार किस शासक को कहा, महाराणा प्रताप को किसने, भाई शक्ति सिंह ने। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का रक्षक व मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। तो मेवाड़ का रक्षक व मेवाड़ केसरी किसको कहते हैं, महाराणा प्रताप को। और जो ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ना अंतिम लाइन से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। राजस्थानी साहित्य में महाराणा प्रताप को पाथल नाम से जाना जाता है। राजस्थानी साहित्य की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप को पाथल के नाम से जाना जाता है। यह है दोस्तों प्रतिरोध नीति के अंदर दूसरी क्लास, जिसके अंदर प्रताप व अकबर के मध्य हमने ये प्रतिरोध नीति देखी। एक बार सभी मित्र कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। विश्वास इतना दिलाता हूं प्रतिदिन क्लासें अटेंड करते जाइए। फेस्ट पेपर के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन जो करवा रहा हूं इनसे बाहर नहीं जाने दूंगा और जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्लासें दी जा रही है। सभी मित्र अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर पाए तो अब आपको समय दे दिया है, लाइक करो, शेयर करो, हर एक मित्र के पास पहुंचाने का प्रयास करो दोस्तों। जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।